दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ट्रेन जो है वो कुछ सफ़र करता है। तो जब सफ़र करता है तो एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक जाता है। दोस्तों मान लीजिए ट्रेन ने एक पॉइंट है ए, यहाँ से स्टार्ट किया अपना सफ़र और जाता है ये पॉइंट बी पर। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से करता है और जाता यहाँ तक है। तो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है दोस्तों, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए वो क्या करता है, एक दूरी तय करता है। दोस्तों क्या करता है, वो एक दूरी तय करता है। ठीक है, उसने एक दूरी तय किया। अब उसने इस दूरी को तय करने के लिए क्या किया, इस दूरी को तय करने के लिए उसने क्या किया, उसने चाल चला। दोस्तों उसने क्या किया, कुछ चाल चला। ठीक है, कुछ चाल चला। साथ ही साथ इस दूरी को तय करने के लिए उसने कुछ समय भी लिया। उसने क्या लिया, उसने कुछ समय भी लिया। ठीक है, तो जब रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है दोस्तों, तो ये तीन चीज़ें हमें प्राप्त होती है। पहला क्या, पहला वो एक दूरी तय करता है, दूसरा वो एक चाल चलता है, तीसरा वो कुछ समय भी लेता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसने यानी कि ट्रेन ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी दूरी तय की, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर दूरी है, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, चाल को बोलते हैं दोस्तों स्पीड और समय को बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर डी। ओके, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड और टाइम का गुणा करना है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, स्पीड इनटू टाइम। ये देखिए एक फार्मूला निकल गया दोस्तों। ठीक है, तो कभी भी आपको दूरी पूछा जाए कि ट्रेन ने कितना दूरी चला या कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देना है दोस्तों, क्योंकि ये दूरी तय करने के लिए उसने कुछ चाल चला और कुछ समय भी लिया। ठीक है, अब देखिए ये एक फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूला से हमें दो फार्मूला और मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। बट अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ट्रेन ने ये जो दूरी तय की है वो किस चाल से तय की है, ठीक है, यानी कि हमें यहां पर चाल पूछ लिया जाए, तो दोस्तों आपको प्रश्न में हमेशा दो चीजें दी गई होंगी, चाहे वो दूरी और चाहे समय दिया होगा तो चाल पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर दूरी और चाल दिया जाएगा तो समय पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर चाल और समय दिया जाएगा तो वहां पर दूरी पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब दो चीजें जरूर दी गई होंगी, उनके आधार पर हमें तीसरी चीज निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। अब देखिए इसी फार्मूला से हम दो फार्मूला और निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा स्पीड निकालने का, यानी कि चाल निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। देखिए स्पीड निकालना है तो टाइम है उसको नीचे बटे में ले आइए। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हमसे टाइम पूछ लिया जाए कि कितना समय लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू, देखिए डिस्टेंस है इधर तो बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को नीचे ले आइए बटे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम ये इस फार्मूला से हमने दो और फार्मूले इस तरीके से बना लिए दोस्तों। अब देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो चाल होता है दोस्तों, यानी कि जो स्पीड होता है उसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है और किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चाल होता है उसका यूनिट दिया गया होता है मीटर प्रति सेकंड में, और उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो जब मीटर प्रति सेकंड में दिया है और उसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम दोस्तों इसमें गुणा करते हैं 18/5 का। जो संख्या दिया गया है चाल में, जो भी नंबर दिया है चाल में, उसके साथ हमें 18/5 का गुणा करना है, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो। ठीक है, और साथ ही अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाल का यूनिट यानी कि स्पीड का यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया होता है, उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो अगर
ज़्यादा यूनिट से, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, बड़ी यूनिट है, और मीटर प्रति सेकंड वो छोटी यूनिट है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करने के लिए बोला जाए दोस्तों, तो हमें नंबर या फिर जो यूनिट होगा उसमें जो नंबर दिया होगा उसको किसके गुणा करना है, हमें उससे 5/18 से गुणा करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। देखिए 5/18 और 18/5 ये दोनों आपको दिमाग में रखना है कि हमें इनका यूज करना है, 5/18 और 18/5। बट कंफ्यूजन ये हो जाता है दोस्तों कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम किसका गुणा कब करें। तो आपको एक चीज सिंपली याद रखना है, जब बड़ी यूनिट हमें कन्वर्ट करना है तो बड़ी संख्या का गुणा करेंगे, और जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम छोटी संख्या का गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़ी संख्या का गुणा करेंगे, और जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट से तो हम छोटी संख्या का गुणा करेंगे दोस्तों। यानी कि अगर यहां हमें बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, और यहां पर हमें छोटा लाना है तो छोटी संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें एक रेलगाड़ी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी कुछ इस तरीके से हो, चाहे आप जानते हैं लंबी होती है एक रेलगाड़ी। ठीक है, एक रेलगाड़ी क्या होती है, वो लंबी होती है। ठीक, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं रेलगाड़ी को। ये एक ट्रेन है दोस्तों। ठीक है, तो जब एक ट्रेन चलती है, अगर उसके सामने दोस्तों, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या फिर कोई खंभा हो, व्यक्ति हो या फिर कोई खंभा हो या फिर कोई पेड़ हो या फिर कोई टावर हो दोस्तों, बिजली वाला टावर हो। यहाँ आप मान सकते हैं कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई खंभा भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, या फिर कोई टावर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब कोई ट्रेन चलती है और वह किसी व्यक्ति या फिर खंभा या फिर पेड़ या फिर टावर को पार करती है दोस्तों, तो जब हम लंबाई को मापते हैं तो उसमें ट्रेन की लंबाई इनकी लंबाई के साथ नहीं जोड़ी जाती है दोस्तों। ठीक है, जब हम टोटल लंबाई को जोड़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस समय ट्रेन की लंबाई के साथ व्यक्ति, खंभा, पेड़ या टावर की जो लंबाई होती है दोस्तों उसको हम जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, उसको हम जोड़ते नहीं हैं, वो इसलिए कि देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है देखिए, और उसमें उसके तुलना में अगर हम देखें व्यक्ति, खंभा, पेड़ और टावर की लंबाई कितनी होती है, हमको यहाँ पर ऊंचाई को नहीं देखना है दोस्तों, यहाँ हमको इस तरीके से जो लंबाई है उसको देखना है। तो देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अगर ये 300 मीटर है तो ये 1 मीटर भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई क्या 1 मीटर भी नहीं होती है ना। तो इसीलिए चूंकि ट्रेन की लंबाई की तुलना में व्यक्ति या फिर खंभा या फिर पेड़ या फिर टावर की लंबाई वो नगण्य होती है, वो न के बराबर होती है। इसलिए जब हम ट्रेन की लंबाई की बात करते हैं तो उसके साथ इसकी लंबाई को नहीं जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में दिया है कि एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे, देखिए यहाँ पर खंभे की बात की जा रही है दोस्तों, तो खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो जब हम इसमें लंबाई देखेंगे दोस्तों तो उसमें हम जो खंभा का लंबाई है उसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उसकी खंभा की लंबाई को नहीं जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं, देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो इसमें चाल निकालना है। तो चाल निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए हमें चूंकि स्पीड निकालना है तो देखिए डिस्टेंस दिया है, क्या डिस्टेंस दिया है, देखिए दोस्तों डिस्टेंस यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है यहाँ डिस्टेंस। ठीक है, अब उस डिस्टेंस में चूंकि ट्रेन इनको पार कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो खंभा है उसको पार कर रहा है, तो ट्रेन की अपेक्षा जो खंभा की लंबाई होती है वो एकदम नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए उसमें हम ट्रेन की लंबाई में जो खंभे की लंबाई है इस तरीके से ना उसको हम नहीं जोड़ेंगे, केवल वहां पर हम ट्रेन की लंबाई को ही देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस, उतना दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बराबर हो जाएगा हमारा 270। ठीक है, 270 मीटर है ना। अब देखिए टाइम, तो टाइम देखिए क्या दिया है, उस खंभे को पार करने में 18 सेकंड दिया है दोस्तों, तो बटे में 18 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए
270 है और नीचे 18 है। अब इनको कटा दीजिए जो करता है, तो देखिए 9 3 27, 9 शून्य 0 और 9 दूनी 18 और ये 15, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड कितनी निकल गई रेलगाड़ी की, तो स्पीड निकल गई दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। अब यहाँ पर हमने 15 मीटर प्रति सेकेंड इसलिए लिखा है क्योंकि यूनिट भी मीटर प्रति सेकेंड में है दोस्तों। देखिए मीटर और सेकेंड में है, इसलिए हमने यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में इसका जो चाल का यूनिट है वो निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों कि जब एक ट्रेन चलती है तो अगर वह किसी व्यक्ति, किसी खंभा, किसी पेड़ या फिर किसी टावर को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ इनकी जो लंबाई होती है उसको नहीं जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक रेलगाड़ी के बारे में बात हुआ है और एक सुरंग के बारे में बात हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो जब कभी भी दोस्तों एक रेलगाड़ी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, जब कभी भी एक रेलगाड़ी किसी सुरंग, देखिए सुरंग कुछ लंबा होता है दोस्तों, ठीक है, सुरंग भी क्या होता है, लंबा होता है। तो जब रेलगाड़ी किसी सुरंग, ठीक है, किसी पुल, किसी दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी, ठीक, इनको पार करता है दोस्तों, तो जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई के साथ साथ, माने ये मान लीजिए इसकी लंबाई L1 है, ठीक है, तो इसके साथ साथ सुरंग या फिर पुल या फिर रेलगाड़ी दोस्तों, इनकी लंबाई भी हम जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, इसको हम L2 मान लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी एक ट्रेन जाती है तो अगर वह किसी सुरंग या फिर पुल, देखिए सुरंग भी लंबी होती है, पुल भी लंबी होती है, या फिर दूसरी रेलगाड़ी जो होती है वो भी लंबी होती है दोस्तों। तो जब कभी भी एक ट्रेन दूसरे सुरंग, पुल या फिर रेलगाड़ी को पार करती है तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों तो उसमें इस ट्रेन की लंबाई भी जोड़ते हैं, किससे, सुरंग या पुल या फिर रेलगाड़ी की लंबाई से दोस्तों। उन दोनों का जो टोटल योग होता है वो हमारा डिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में सुरंग दिया है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको सुरंग मान करके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में दिया है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस कितना लेंगे दोस्तों, तो डिस्टेंस बराबर यह हो जाएगा हमारा, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर है, ठीक है, इसमें क्या जोड़ देंगे, देखिए सुरंग कितना लंबा है, ये 100 मीटर है, तो इसमें 100 जोड़ दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 300 मीटर, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया दोस्तों 300 मीटर। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है, हमें कितने समय में पार करेगी, यानी कि हमें इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है दोस्तों t = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए हमें दूरी मालूम है 300 मीटर है, ठीक है, और देखिए चाल दिया है क्या, तो देखिए यहाँ पर चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों देखिए चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो हमें यूनिट को एक समान करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो डिस्टेंस है वो तो भी तो मीटर में है ना, तो हमको इसको भी मीटर में लाना पड़ेगा, जो चाल है उसको भी मीटर में लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि असमान जो यूनिट होता है उनको हम एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि हमेशा समान यूनिट ही रखा जाता है दोस्तों एक साथ। ठीक है, इसलिए हम जो चाल है उसको भी मीटर में ले आएंगे, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो देखिए अब जब 54 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए बड़ी से छोटी यूनिट में हमको बदलना है, तो जब छोटी यूनिट बदलते हैं तो हम जो नंबर होगा उसको 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 54 बराबर 5 या 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आ गया देखिए, तो जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या होगी दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो किलोमीटर प्रति घंटा में 54 था वो मीटर प्रति सेकंड में कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब दोनों की जो यूनिट है देखिए, ये भी मीटर दोनों समान हो गई। अब चलिए इसको रख देते हैं, t बराबर डिस्टेंस कितना है 300 मीटर है, और देखिए स्पीड कितनी है वो भी 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो 300/15 दोस्तों। ठीक है, अब टाइम निकाल लीजिए, तो देखिए 300 में 15 से भाग देने पर 15 दूनी 30 और 15 शून्य 0 दोस्तों, यानी कि 20 सेकेंड
समय कितना लगेगा दोस्तों, समय लगेगा 20 सेकंड। क्या करने में, तो रेलगाड़ी को सुरंग को पार करने में 20 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब एक ट्रेन, देखिए ट्रेन की अपनी एक लंबाई होती है, ठीक है, उसी प्रकार जो सुरंग होती है या फिर पुल होती है या फिर दूसरी रेलगाड़ी होती है, उसकी भी अपनी कुछ लंबाई होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म की भी लंबाई अच्छी खासी होती है ना। तो अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को या फिर किसी पुल को या फिर किसी दूसरी रेलगाड़ी को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है दोस्तों, तो जब डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ हम उस सुरंग या फिर पुल या फिर रेलगाड़ी या फिर प्लेटफॉर्म जो भी दिया हो उसकी लंबाई को जोड़ करके हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यह 180 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो रेलगाड़ी है दोस्तों उसकी स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना किसमें है दोस्तों, मीटर में निकालना है। देखिए कितने मीटर चलेगी, और ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटी संख्या से गुणा करते हैं। यानी हम यहाँ पर 36 का गुणा किससे कर देंगे, 5/18 से करेंगे दोस्तों। देखिए 18/5 और 5/18 में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, तो दोस्तों जो 18/5 है वो बड़ा है और जो 5/18 है वो छोटा है। देखिए ऊपर में 5 है, वो 18 से क्या है, छोटा है, इसलिए वो जो फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाएगा। और जो देखिए इन दोनों में जो 18 है वो बड़ा है दोस्तों, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलते हैं तो छोटे में बदलने के कारण हम छोटी संख्या से भी गुणा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 दूने 36 और 5 दूने 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या निकल गया, ये हमारा नया स्पीड हो गया दोस्तों। नया स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमने जो किलोमीटर प्रति घंटा को बदला तो वो 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी सेकंड में है, अब ये भी सेकंड है, यानी कि यूनिट है वो एक समान हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यह 80 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, यानी डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है तो हमारे सामने स्पीड देखिए 10 है और टाइम कितना दिया है, वो 180 सेकंड दिया है, तो 180 कर दीजिए। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 1800 मीटर। ठीक है, 1800 मीटर, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो 180 के सेकंड में कितने दूर चलेगी, तो वो 1800 मीटर चलेगी दोस्तों। ठीक है।